और खा दाल रोटी। राघव के पिता का बड़े बाजार में छोटी इलायची का खानदानी व्यापार था। व्यापार कैसा चल रहा है, दुकान से कितनी आमदनी होती है, ये बात राघव के पिता रामजी लाल अपनी परछाई को भी नहीं बताते थे। एक दिन, मेरे सारे दोस्त महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, आप भी एक गाड़ी ले लो ना, हमारी भी समाज में थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी। पापा, तुझे पता भी है मैं घर कैसे चला रहा हूँ, आमदनी ना के बराबर है। और बेटा ये समझ ले, किसी तरह तेरी पढ़ाई लिखाई और दाल रोटी का खर्चा निकाल पा रहा हूँ दुकान से। हाथ बहुत टाइट है, लेकिन फिर भी तुझे मना करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे हैं, तुझे एक बाइक दिलवा देता हूँ। जैसे ही थोड़ा हाथ खुलेगा गाड़ी के बारे में भी सोच लेंगे। ठीक है पापा, जैसा आप कहें। आपको मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगा ना? मुझे नहीं पता था कि बिजनेस इतना मंदा चल रहा है, वरना मैं गाड़ी खरीदने के बारे में आपसे बात ही नहीं करता। बस बेटा, तो बाप की बातों को इतने अच्छे से समझ रहा है, इससे बड़ी बात और क्या है मेरे लिए। पापा की बात सुनकर राघव खुश भी था और दुखी भी। पिछले कई सालों से राघव लगातार पापा से यही सुनता आ रहा था कि बिजनेस काफ़ी मंदा है और दुकान से तो बस दाल रोटी खाने जितनी कमाई हो पा रही है। इसलिए जब भी राघव कोई बड़ी डिमांड करता, रामजी लाल वही दाल रोटी और पैसों की दिक्कत की बात कहकर उसे टाल देते। अब तो राघव को भी पापा के खर्चे के बारे में बात करने से पहले थोड़ा अजीब लगने लगा था, क्योंकि वो जानता था कि पापा का हाथ काफ़ी टाइट चल रहा है। पहले तो मैं सोचता था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद पापा के साथ उनकी दुकान संभालूंगा, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि दुकान में कुछ खास मुनाफा नहीं है। पापा भी परेशान रहते हैं, मैं बाहर ही कहीं नौकरी देख लेता हूँ, कम से कम पापा की थोड़ी मदद तो होगी। बेटे की बात सुनकर राघव की माँ थोड़ी परेशान हो जाती है। अरे बेटा, अपने घर का काम घर का होता है, मुनाफा और नुकसान तो व्यापार का एक हिस्सा है। कभी नफ़ा होता है, कभी नुकसान। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अपने बिजनेस से हाथ पीछे खींच लें। अरे तेरे पापा ने कितनी उम्मीद से तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा अगर तू उनका बिजनेस छोड़कर बाहर कहीं नौकरी के बारे में सोचेगा। राघव समझ नहीं पा रहा था कि जब दुकान में मुनाफा ही नहीं हो रहा तो पापा क्यों इतने सालों से दुकान को घसीट रहे हैं। इससे पहले कि राघव को अपने सवालों के जवाब मिल पाते, नियति ने एक और खेल खेला और राघव के पिता रामजी लाल का निधन हो गया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उसके साथ ही एक बात और तय हो गई कि रामजी लाल के बाद अब परिवार की जिम्मेदारी बेटे राघव को ही संभालनी है। देख बेटा, अब जो होना था सो हो गया। 15 दिन से दुकान बंद पड़ी हुई है, अब तुम जाओ दुकान खोलो और व्यापार में ध्यान लगाओ। देखो माँ, अभी तक पापा थे तो वो अपना घाटे का बिजनेस संभाल रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि पापा के बिजनेस में अपनी ज़िंदगी खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं भी सारी ज़िंदगी पापा की तरफ पाई पाई के लिए तरसता ही रह जाऊंगा। लगता है समय आ गया है, तो चल मेरे साथ। राघव की माँ अपने बेटे को लेकर अपने बेडरूम में जाती है और वहां पर तिजोरी खोलकर उसे दिखाती है। ये इतना पैसा कहाँ से आया माँ? किसका पैसा है ये? हमारा पैसा है, और किसका। कितने सालों से तुम्हारे पापा बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास क्या पैसा नहीं होगा? लेकिन हमारा बिजनेस तो पिछले कई सालों से लगातार घाटे में चल रहा है ना। अरे बेटा, तू भी ना बहुत सीधा है, लगता ही नहीं कि तू रामजी लाल की औलाद है। वो सब कहने की बातें होती है। हमारा बिजनेस अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा चल रहा है। लाखों रुपए का बैंक बैलेंस है हमारे पास, और शहर की महंगी लोकेशंस पर प्रॉपर्टी है तुम्हारे पापा की। मम्मी, क्या फ़ायदा इतने पैसे का? अगर आप लोगों के पास इतना पैसा था, बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था, तो सारी ज़िंदगी मेरे सामने रोना क्यों रो रहे थे आप लोग? ना ढंग से कपड़े पहनने दिए, ना अच्छा खाना खाना दिए, ना खर्चा करने के लिए पैसे दिए। इन रुपयों का क्या तिजोरी में रखकर अचार डालना है? बस तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तेरे पापा ने कभी तुझे खुलकर नहीं बताया कि उनकी आमदनी कितनी है, वरना तू तो दोनों हाथों से लुटाना शुरू कर देता। अरे बेटा, एक व्यापारी को हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। अगर सारी दुनिया को सेठ बनकर दिखाओगे ना तो ये दौलत 4 दिन भी नहीं टिकेगी। और वैसे भी ज़्यादा चमकती हुई चीज़ पर सारी दुनिया की नज़र पड़ती है, और जिस पर ज़्यादा लोगों की नज़र पड़ती है ना, उसे नज़र लग भी जाती है। काम ऐसा करो कि अपनी परछाई को भी पता ना लग पाए कि वास्तव में तुम क्या हो। और ये नौकरी नौकरी करने का रट्टा लगाना बंद करो। कल से पापा का बिजनेस संभालो। पहले ही इतने दिनों तक दुकान बंद रही है, बहुत घाटा हो गया। तुम्हारे पापा की आत्मा उस दुकान में ही बसी हुई है। ये दुकान को खोलने में जितनी देरी करोगे उनकी आत्मा को उतनी ही तकलीफ पहुंचेगी।
माँ की बात सुनकर राघव खुशी खुशी दुकान संभाल लेता है और माँ के दिए हुए गुरु मंत्र को भी अपना लेता है कि दौलत चाहे जितनी भी हो लेकिन उसका दिखावा कभी नहीं करना। और इस तरह राघव भी अपने पिता की तरफ पैसा ना होने का रोना रोना शुरू कर देता है। कुछ दिन बाद, अरे मीनू, अब तो जीजा जी को गए 1 साल हो गया। मैं तो कहती हूँ अपने राघव के लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर उसके हाथ पीले कर दे। अब जिम्मेदार हो गया है तेरा राघव। जीजा जी का बिजनेस संभाल रहा है, घर की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। तो समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? समझ रही हूँ जीजी, लेकिन कोई लड़की भी तो मिले हमारे मेल की। अरे लड़की बताने के लिए ही तो तुझे आज फ़ोन किया है। लड़की राघव के मेल की ही है, बस तू हाँ भर तो मैं आगे बात चलाऊं। मौसी की बात सुनकर राघव की माँ मीनू राघव और करिश्मा की शादी की बात चलाती है और जल्दी ही करिश्मा राघव की सगाई हो जाती है। एक दिन, बहन जी, सुना है आपकी राघव की भी जल्दी शादी होने वाली है? बिल्कुल सही सुना है आपने। पर क्यों, क्या हुआ, ऐसा क्यों पूछा आपने? बस बहन जी, आपको आगाह करना चाह रही थी कि आजकल ना ज़माना बड़ा ख़राब है। लड़कियों ने शादी को एक धंधा बना लिया है। जानकर पहले पैसे वाले पार्टी को फंसाती है, फिर शादी के कुछ ही दिनों बाद छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना शुरू कर देती है। कुछ महीनों में बात तलाक तक पहुंच जाती है और उसके बाद वो चलाती हैं अपना ब्रह्मास्त्र। पति के परिवार पर एलिमनी लेने का केस करती है और पति की आधी दौलत उड़ाकर ले जाती है। बहन जी, कितनी शान से दुल्हन बनाकर लाए थे हम शिवानी को, लेकिन देखिए 6 महीने भी नहीं बीते उसने 50 लाख का केस ठोक दिया। हम तो कंगाल हो गए बहन जी। सारी सेविंग बेटे की शादी में लगा दी थी। सोचा था एक ही बेटा है, कौन जानता था ये दिन देखना पड़ेगा। पड़ोसन की बात सुनकर अब मीनू भी गहरी चिंता में पड़ जाती है। कुछ ही दिनों में करिश्मा मीनू के घर दुल्हन बनकर आ जाती है। शादी के बाद, राघव बेटा, आज मैं तुझे एक गुरु मंत्र देने जा रही हूँ। देख, पत्नी के सामने कभी अपने रुपए पैसे की नुमाइश मत करना। आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है। लड़कियां मेहनत से कमाई हुई दौलत को एक पल में लेकर फुर्र हो जाती है। और दुख की बात तो यह है बेटा कि कानून भी उनका ही साथ देता है। इसलिए पत्नी के सामने बस गरीब बने रहो। उसे कभी खबर ना लगने देना कि तुम्हारी कमाई कितनी है और बैंक में कितना रुपया है। समझ गया माँ, जैसा आप कहो। शादी के बाद, माँ, पापा ने कभी घर के फर्नीचर और इंटीरियर की ओर ध्यान ही नहीं दिया। आप कहो तो घर के लिए थोड़ा लेटेस्ट स्टाइल का फर्नीचर बनवा ले। कब तक ये पुराने सोफे और तख्त पर सोते रहेंगे? हाँ बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। राघव घर के लिए सोफे और बाकी का फर्नीचर मंगवा देता है। वाह राघव, ये सोफ़ा और फर्नीचर तो काफ़ी सुंदर है। काफ़ी महंगा लगता है, कितने का लिया? माँ ने कहा है कि करिश्मा के सामने अपने पैसों की नुमाइश नहीं करनी। इससे सच नहीं बताऊंगा कि सोफ़ा 1 लाख का है। सोफ़ा 25,000 का है। ऑफर था तो मैंने पूरे घर का नया फर्नीचर ले लिया। पैसे तो नहीं थे, लेकिन मैंने किस्तें बनवा ली है। अब तुम आ गई हो घर में तो तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। आप बहुत अच्छे हो राघव, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अरे वाह, माँ की सीख तो बड़ा काम आई। एक तीर से 2 निशाने लग गए। राघव, तुम्हारा घर तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। शादी से पहले तो तुम कहते थे बस 3 कमरे का मकान है, लेकिन ये तो किसी कोठी से कम नहीं लगता। अरे ये हमारा पुश्तैनी घर है। कोठियाँ कोई ऐसी थोड़ी ना होती है। ये सब टाइल पत्थर जो घर में लगा ना, सब सस्ती क्वालिटी का है। करिश्मा बेटा, ये तेरा मुंह दिखाए का गिफ्ट कैसा लगा? माँ जी, बहुत खूबसूरत है। डायमंड का है ना? अरे डायमंड नहीं बेटा, अमेरिकन डायमंड। बस 2000 का सेट है ये। लेकिन बेटा, मैंने इतने प्यार से दिया है, उसे डायमंड की तरह संभाल कर रखना। हाँ जी माँ जी, जैसा आप कहें। और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। अब ये अंगूठी भी नकली है क्या? नहीं नहीं, सोने की है। बस इसमें लगा डायमंड नकली है। डायमंड रिंग तो 1 लाख की थी, ये 25,000 में आ गई। राघव और मीनू हर बात में करिश्मा से झूठ बोलने लगे थे। करिश्मा भी उनकी बात सुनकर सच मान लेती थी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी सास और पति उससे झूठ भी बोल सकते हैं। शादी को कुछ दिन बीत गए थे। एक दिन जब राघव दुकान से वापस आया तो उसने देखा उसकी पत्नी एक साड़ी को पहनकर इतराती घूम रही थी। करिश्मा, ये साड़ी कब ली तुमने? अच्छी है ना? मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, पूरे 10,000 की है। आपने भी तो शादी में मुझे एक भी महंगी साड़ी नहीं दिलवाई। किसने कहा तुझे महंगी साड़ियाँ नहीं दिलवाए? आप ही ने बताया था ना माँ जी कि मेरी सब साड़ी आप थोक की दुकान से सस्ते में लाई हो। अब करिश्मा की बात सुनकर बेचारी मीनू के पास कोई जवाब ही नहीं था।
सुनिए ना, सब सस्ता सामान ही है मेरे पास, इसलिए मैंने कुछ महंगी साड़ी और ज्वेलरी मंगवाई है। अच्छा लगता है क्या कि मैं मायके जाऊँ तो सस्ती साड़ी और गहने पहनूं? और अगले महीने मेरी बुआ की बेटी की शादी भी है, इसलिए अभी से मैंने शॉपिंग करना शुरू कर दिया है। राघव बेटा, तेरी बीवी अगर ऐसे ही पैसे खर्च करती रहेगी तो हमारी तिजोरी में जो पैसा रखा है ना, उसे खाली होते ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आप ठीक कह रही हो। अगर ये करिश्मा ऐसे ही खर्च करती रही ना तो हम बहुत जल्दी सड़क पर आ जाएंगे। इसके खर्चों को रोकने के लिए कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसको जाकर बोलता हूँ कि बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है और अभी तक तो दाल रोटी का खर्चा निकल रहा था, वो भी निकलना मुश्किल हो रहा है। जब घर में घाटे की बात पता चलेगी तो वो खुद खर्चा करना बंद कर देगी। बिल्कुल सही कहा बेटा तूने, मुझे लगता है तेरा आइडिया काम कर जाएगा। राघव पत्नी के पास जाता है और मुंह लटका कर बैठ जाता है। क्या बात है राघव, कोई परेशानी है क्या? आप बहुत परेशान दिख रहे हो। अब तुमसे क्या छुपाऊं करिश्मा, तुम मेरी जीवन साथी हो, तुम्हें तो इस घर के हर सुख दुख के बारे में पता होना ही चाहिए। बिजनेस तो पापा थे तब से ही काफ़ी मंदा हो गया था, लेकिन फिर भी दाल रोटी का खर्चा चल ही रहा था। लेकिन पापा के जाने के बाद तो जैसे धंधा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अब तो ये हालत हो गई है कि लेनदार दुकान पर अपना कर्ज मांगने के लिए आने लगे हैं। समझ में नहीं आता करूँ तो क्या करूँ। अभी कल ही अग्रवाल जी का फ़ोन आया था, पूरे 10 लाख का कर्जा है मुझ पर। क्या बात कर रहे हो आप इतनी बड़ी परेशानी में हो और आपने मुझे बताया तक नहीं। अब क्या बताता तुम्हें, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें तो खुश रहने का पूरा अधिकार है, और ये सब तो मेरी परेशानियां है ना। नहीं राघव, आपने ऐसे कैसे सोच लिया? हमारी शादी हुई है और अब जो आपकी समस्या है ना, वो मेरी भी समस्या है। अगर प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई है कि घर का खर्च तक नहीं निकल पा रहा, तब तो हमें इस बारे में कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। करिश्मा ने राघव को बहुत हिम्मत बधाई और उसके बाद राघव और करिश्मा सोने चले गए। अगले दिन शाम को जब राघव दुकान से वापस लौटा तो करिश्मा काफ़ी खुश नजर आ रही थी। क्या बात है करिश्मा, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ, वो मैंने थोड़े पैसों का इंतज़ाम कर लिया है। ये लो 50,000। 50,000 तुम्हारे पास? इतने पैसे कहाँ से आए? अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो क्या मेरे पास थोड़ी बहुत रुपये नहीं हो सकते? ज़्यादा चिंता मत करो, ये समझ लो ये तुम्हारे ही पैसे हैं। फ़िलहाल इन रुपयों का इस्तेमाल आप घर खर्च में कर सकते हो। मैं कोशिश में लगी हुई हूँ, जल्द ही थोड़े और रुपयों का इंतज़ाम भी हो जाएगा। अरे मेरा तीर तो बड़ा निशाने पर लग गया। उसने अपना खर्चा तो कम कर ही दिया, ऊपर से मुझे पैसा भी ला कर दे रही है। बड़े बुजुर्ग ठीक कह गए कि जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उनका अनुभव भी हमसे ज़्यादा ही होता है। माँ की सलाह मानने का बड़ा फ़ायदा तो हो रहा है मुझे। 2 दिन बाद। राघव, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। मैंने कभी सोचा नहीं था इतनी आसानी से रुपयों का इंतज़ाम हो जाएगा। ये देखो, मैंने फिर से 60,000 का इंतज़ाम कर लिया। 1-2 जगह और भी बात चल रही है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। जितना मुझसे हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। वो सब तो ठीक है करिश्मा, लेकिन तुम तो घर में ही रहती हो, फिर इतने रुपए कौन दे रहा है तुम्हें? आप मुझ पर शक कर रहे हो क्या राघव? आपको अपनी पति पर भरोसा नहीं है? मैंने आपसे कहा ना कि आप ये समझ लो ये सब पैसे आपके अपने ही हैं। समय आने पर मैं बता दूंगी ना। अभी आप आम खाओ, गुटलियों को गिनने में अपना समय वेस्ट मत करो। और ये अग्रवाल जी का कर्जा है ना, ऐसा करो थोड़ा थोड़ा करके उनके पैसे देना शुरू कर दो, वरना अच्छा थोड़ी ना लगता है। कल को वो हमारे घर आएंगे, हमारी तो मोहल्ले में कोई इज्जत ही नहीं रह जाएंगी। मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है करिश्मा। तुमने साबित कर दिया कि जीवन साथी सुख दुख में साथ निभाते हैं। अगले कुछ दिनों तक लगातार यही सिलसिला चलता रहता है। कभी करिश्मा 50,000 लाकर राघव को थमाती, कभी 60,000। राघव पैसे तो खुशी खुशी ले लेता, लेकिन उसके दिमाग में एक बात लगातार टिक 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 करती रहती, आखिर करिश्मा इतना पैसा ला कहाँ से रही है? अरे बेटा, तू क्यों चिंता करता है? शादी से पहले करिश्मा जॉब करती थी ना, ज़रूर उसके अकाउंट में इतने पैसे रखे होंगे। अब मुसीबत के समय वही पैसे निकाल कर तुझे दे रही है। और बेटा, बनियों वाली क्वालिटी लेकर आ अपने अंदर। जब पैसे आए ना तो ज़्यादा सोचे समझे बिना पहले पैसा तिजोरी में पहुंचा, और बाकी की बातें बाद में सोचो। अगले सप्ताह राघव की माँ को एक शादी में जाना था, इसलिए वो अपनी बहू से तैयार होने के लिए कहती है। अरे बेटा, फटाफट से तैयार होकर आ जा, और सुनो, वो जो मुंह दिखाए के समय मैंने तुम्हें हार गिफ्ट में दिया था ना, वही पहनना आज। माँ जी, वो हार तो मेरे पास नहीं है। क्या बात कर रही हो? कहाँ गया वो हार? तुमसे कहा था ना उस हार को संभाल कर रखना। लेकिन जब राघव ने बताया ना कि उनका हाथ तंग चल रहा है, तो मैंने उस हार को सुनार के पास ले जाकर बेच दिया। आप सोच भी नहीं सकती, आपका वो 5,000 का हार पूरे 30,000 में बिका है।
बहू की बात सुनकर मीनू के तो एक पल के लिए आंखों के आगे तारे नाच गए। अरे हम बर्बाद हो गए, पूरे 2.5 लाख का हार था वो, उसने 50,000 में बेच डाला। मेरा तो जी घबरा रहा है बेटा। पिछले 1 हफ्ते से जो ये किश्तों में हमें पैसे दे रही है, पता नहीं क्या क्या बेच डाला होगा इसने। तू इसे अपने कमरे में ले जा और प्यार से पूछ इतने रुपये ये क्या क्या बेच कर ला कर आई थी। मेरे अंदर तो इतनी सहन शक्ति भी नहीं है कि मैं तेरी बीवी की इसके आगे कुछ भी बात सुन सकूं। माँ की बात सुनकर अब राघव के चेहरे पर भी चिंता की लकीर आ गई। एक बात बताओ, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है? वो सब पैसे जो तुम मुझे दे रही थी, क्या क्या बेचा तुमने? इससे पहले कि करिश्मा राघव को जवाब दे पाती, दरवाजे की घंटी बजती है। अरे लगता है वो लोग आ गए। कौन लोग? किसे बुलाया तुमने? अरे रुको जरा, पहले मैं देख लूँ दरवाजे पर कौन है, फिर तुमसे बात करती हूँ। करिश्मा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने 2 लोग खड़े हुए हैं। जी भाई साहब, ये रहा सोफ़ा, आप ले जाइए। हमारा सोफा? लीजिए मैडम, आपके 30,000। मैडम ने ये सोफा 30,000 में बेचा है। अरे हमें कोई सोफा नहीं बेचना, आप सोफा वापस रखो और जाओ यहाँ से। राघव क्या कर रहे हो ये? भैया आप सोफ़ा लेकर जाइए, इन्हें मैं संभालती हूँ। सोफ़ा लेने आए हुए आदमी 30,000 करिश्मा के हाथ में रखते हैं और सोफ़ा उठाकर वहां से ले जाते हैं। अरे पागल औरत, क्या कर दिया तुमने? मेरा सोफा 30,000 में बेच दिया, अभी तो खरीदा था मैंने। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। तुमसे बड़ी बिजनेस माइंडेड मैं हूं। तुमने 25,000 का सोफ़ा खरीदा और मैंने 30,000 में बेच दिया। बस करिश्मा बस, अब और मदद मत करना मेरी, वरना मेरा दिवाला निकल जाएगा। देखो राघव, इस समय हमारे पास पैसों की तंगी है। कर्जदार हमारे घर आकर कर्जा मांग रहा है। ऐसे समय में गहने, कपड़े और ये लग्जरी का सामान इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि हम पहले अपना कर्जा उतारे। इसलिए मैंने अपनी सारी ज्वेलरी अच्छे दामों पर बेच दी। इतना ही नहीं, वो जो 5,000 वाली साड़ियाँ मम्मी जी ने मुझे चढ़ाई थी ना, वो सब मैंने 8,000 में OLX पर बेच दी। इतना सारा सामान है हमारे घर में, उसे बेचकर हम बड़े आसानी से आपका पूरा कर्ज चुका देंगे। घर के सामान का क्या है राघव, वो तो हम कभी भी खरीद सकते हैं। ये क्या कर दिया तुमने? एक बार पूछ तो लेना चाहिए था। बस मम्मी बस, आप तो बोलो ही मत। क्या कहा था आपने कि मैं सबको यही कहूँ, बस दाल रोटी चल रही है और खा लो दाल रोटी? आपकी बहू ने ऐसी हालत कर दी है हमारी, अब तो हम बस दाल रोटी ही खा पाएंगे। करिश्मा हैरान परेशान सी खड़ी हुई थी और राघव और उसकी माँ अपना सर पकड़े हुए बैठे थे।